क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया ही पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हाँ, मुझे पता है कि ये बातें आपको कुछ अजीब लग रही होंगी, पर ये सच है। क्योंकि यार देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ तो उस समय इंडिया की सिचुएशन उतनी सही नहीं थी जितनी कि सुपर पावर बने और कंट्रीज की थी, क्योंकि उस टाइम उनके हालात बाकी देशों से अच्छे थे। लेकिन आज इंडिया पहले जैसा नहीं है और हमारा इंडिया भी सुपर पावर कंट्री बनेगा। और इस बात को जापान के एक फेमस वारसेडा यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने कहा कि मोस्टली इंडिया दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा। और ऐसे ही 1998 से 2002 तक रहने वाली जापानी एम्बेसडर हिरोशी हिराबाशी ने एक बुक लिखी थी, इंडिया द लास्ट सुपर पावर। तो बस इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया का सुपर पावर बनना तो तय है। लेकिन कैसे आखिर इंडिया सुपर पावर बनेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दबा देना अरे लाइक का बटन, और वो भी कर लेना सब्सक्राइब। गंदी सोच वाले हर बार गलत ही सोचते हैं। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? तो इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, तो आखिर कैसे, आओ बताता हूं। मोस्टली किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए? पहला, मिलिट्री अलायंसेस। दूसरा, इंटरनेशनल अलायंसेस। तीसरा, स्ट्रांग लीडरशिप। चौथा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पांचवा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। ये 5 चीजें जो किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के पास सुपर पावर बनने के लिए ये 5 चीजें हैं या नहीं? तो आपको बता दूं कि इसमें से 3 चीजें पहले से ही भारत में सर्वोपरि है। नंबर 1, मिलिट्री अलायंस। शायद आपको पता ही होगा कि भारत की सेना को 1947 के पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापान की दक्षिण एशिया में प्रगति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में भी अग्रणी भूमिका निभाई। आज भारतीय सेना सशस्त्र कार्मिक की कुल संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। वायुसेना। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान शामिल किया है। भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान भी विकसित कर रहा है। नौसेना। भारतीय नौसेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। इससे परिष्कृत मिसाइल, सक्षम युद्धपोतों, विमान वाहक पोत, उन्नत पनडुब्बियों और इसकी सूची में नवीनतम विमान के साथ साथ स्वदेशी रूप से निर्मित अत्याधुनिक तकनीक के महत्वपूर्ण उपयोग के साथ नीले पानी की क्षमता माना जाता है। यह एक विमान वाहक पोत का संचालन करता है और 2020 तक आईएनएस विक्रांत को शामिल करने की योजना बन रही है, जिसके बाद एक बड़ा आईएनएस विशाल शामिल होगा। इसके अलावा भारत ने मिसाइल विकास क्षेत्र में जो प्रगति की है, इनमें अगर मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और एंटी टैंक जैसी 5 मिसाइलें भारत के पास मौजूद हैं। और अगर दूसरी तरफ परमाणु बम की बात करें तो भारत के पास परमाणु बम सन 1947 से ही मौजूद है, जिसका भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण में पहली बार परीक्षण किया था। हालांकि भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरता नहीं है। और तो और भारत 2019 के अंत तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन चुका है। 2004 में अनुमानित $16.97 बिलियन खर्च कर रहा है। भारत ने रूसी संघ, अमेरिकी, इजराइल और यूरोपीय संघ के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी के सौदे किए हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल अलायंसेस। सुपर पावर देश बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि भारत एक बड़ी शक्ति बने। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ी शक्ति उस संप्रभु देश को कहते हैं जिसमें वैश्विक रूप से अपना प्रभाव डालने की क्षमता होती है। और इंडिया मेजर इंटरनेशनल फोरम जैसी UN, G20, FATF जैसी और भी कई सारे इंटरनेशनल ग्रुपिंग का इंडिया फाउंडर मेंबर है, जिसके कारण इंडिया का लगभग हर कंट्री के साथ इंटरनेशनल अलायंसेस अच्छे हैं। नंबर 3, पॉलिटिकल स्ट्रांग लीडरशिप। अगर इंडिया के लीडरशिप की बात करें तो देखो, अभी इंडिया भले ही एक विकासशील देश है, लेकिन एक मजबूत विकास दिखा रहा है और कई देश भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया के राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति में सुधार किया है। और यह सुधार अभी से नहीं बल्कि इंडिया के आजादी से ही है। आपको बताता चलूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नैम मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसने दुनिया में यह साबित कर दिया कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है। और ऐसे ही वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के पॉलिसीज इंडिया को सेल्फ मेड बना रही हैं। और तो और भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो अगले सबसे बड़े यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से 4 गुना बड़ा है। यह अब तक राजनीतिक रूप से सफल रहा है, विशेष रूप से इसकी कठिन जातीय संरचना के बावजूद। इसकी कार्यक्षमता को देखते हुए यह तथ्य कि भारत एक लोकतंत्र है ने अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है और विकसित दुनिया के अधिकांश देशों के साथ अपने संबंध में उल्लेखनीय सुधार किया है। ये तो 3 चीजें हैं जो इंडिया के पास हैं, और अब बस इंडिया को चाहिए 2 चीजें, और वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। और इन दोनों को पाने के लिए इंडिया को UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमिट सीट की जरूरत है।
और ये सीट इंडिया को जापान की मदद से आसानी से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आखिर जापान इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों दिलाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में इंडिया ने इंग्लैंड के साथ मिलकर जापान को घुटने पर टिका दिए थे और इंडिया को सीट मिलने के लिए इंडिया और जापान के फॉरेन रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपके इन क्यों और कैसे के आंसर्स जल्दी मिल जाएंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो जापान में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हमें ये पता है कि बुद्धिज्म का जन्म इंडिया में ही हुआ था और इसी कल्चर सिमिलरिटी की वजह से जापानी और इंडियंस एक दूसरे को रिलेटिव समझते हैं। और जब यूएस यानी कि अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराए थे और लगभग जापान पूरा टूट चुका था, उस समय इंडिया ने भारी मात्रा में आयरन और सप्लाई करके अपने पैरों पर उसे खड़ा करने में मदद किया था। और हाँ, एक और चीज, यदि आपको जापान पर हुए परमाणु बम के बारे में जानना है तो आखिर क्या हुआ था जापान में उस टाइम, तो वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, या तो आप उस वीडियो का लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब जीते हुए सारे देश IMTFE इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर ईस्ट के तहत जापान पर वार क्राइम का इल्जाम लगाकर उससे और भी पैसे हड़पना चाहती थी ताकि वो टूट जाए, उस वक्त इंडिया ही था जो इसके अगेंस्ट खड़ा था और इंडिया के जज राधा विनोद पाल ने इंटरनेशनल पैनल के विपरीत जाकर जापान को बचाया और फिर इंडिया ने जापान पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशंस बनाए और जापान के हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स में उसका साथ दिया और ऐसे ही धीरे धीरे इंडिया और जापान के रिलेशन काफी मजबूत हो गए। और आज जापान चाहता है कि यूएनएससी की परमानेंट सीट पर एक ऐसा देश बैठे जो सीट की ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से करे और वो एशिया के समस्याओं और तकलीफों को सुलझाने में करे, ना कि और देशों के जैसे राज करने के लिए। क्योंकि आज के समय में जो देश यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं वो कोई भी डिसीजन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं और इंडिया के यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनने में जापान का भी प्रॉफिट है, क्योंकि जब इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो इंडिया के पास पॉलिसी बनाने और डिसीजन लेने का हक मिल जाएगा और यदि जापान चाहे तो इंडिया के जरिए यूएनएससी के सीट मिलने पर रूल्स में चेंजेस भी ला सकता है और एक डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम ला सकता है। सो ये थी कुछ बेहतरीन जानकारियां इंडिया के सुपर पावर बनने से रिलेटेड। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड लास्ट, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।